प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान में एक नया अध्याय है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन वैसे तो ये थ्योरेटिकल टाइप का है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि ये आप लोग को समझ में आए। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को जानने से पहले ये आवश्यक है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस रूप में कर रहे हैं। तो पहला हम लोग का हेडिंग रहेगा प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अब देखिए, जैसे प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है, चाहे वो जल की बात कर रहे हो, चाहे मृदा की बात कर रहे हो, पेड़ पौधों की बात कर रहे हो, तो ऐसे यहाँ तक कि वन्य जीव भी जो होते हैं, सूक्ष्म जीव भी जो होते हैं, खनिज लवण होते हैं, तो वे सभी संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हुई है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई है, ऐसे सभी संसाधनों को हम लोग जो है प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का अगर हम विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करें, इसे मान लेते हैं लगातार जल है, जल का लगातार दोहन किए जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है जल धीरे धीरे समाप्त हो जाए। इसके अलावा मान लेते हैं जैसे जो उर्वरा भूमि है, लगातार उसका अतिक्रमण करते रहे, वहां पर सड़कें बिछाते रहे या नई नई बिल्डिंगें बनाती रहे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो उर्वरा वाली मृदाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों को आवश्यक है कि हम उसका उपयोग जो करें वो बहुत ही संतुलित रूप में करें और ऐसा उपयोग करें कि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक रह सके और उसका भंडारण भी किया जा सके। तो ये चीज यहाँ पर, लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का। अगर CO2 की मात्रा की बात करें, जो हमारा वातावरण है या पर्यावरण है, इस वातावरण में सबसे अधिक जो प्रदूषण हो रहा है वो एक्चुअल में वो जो हो रहा है वो CO2 के द्वारा हो रहा है, क्योंकि CO2 का उत्सर्जन है सबसे अधिक होता है। लाखों करोड़ टन जो है, अगर हम एक शताब्दी देखें तो करोड़ टन जो है CO2 का उत्सर्जन हमारे इस वायुमंडल में होता रहता है। इतनी अधिक मात्रा में CO2 का उत्सर्जन होता है। CO2 का आप लोग को पता है कि जो CO2 होता है, इसे हम लोग जो है हरित गैस के नाम से भी जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी इसे जानते हैं। इस बीच को जानते हैं कि इसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो यहां पर अगर हम बात करें, जो CO2 होता है, CO2 को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। एक शुष्क बर्फ, क्योंकि CO2 थोड़ा भारी होता है, जिसके कारण जो है ये पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई तक नहीं जा सकती है और हमारे आसपास ही इसकी मात्रा बनी रहती है। तो एक तरह से यह जो है हमारे इस चारों तरफ वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में CO2 प्रेजेंट होती है और CO2 बहुत ही घातक हो जाता है उस कंडीशन में जब इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर CO2 की बात किया जाए तो 1997 में 1997 ईस्वी में जापान जो देश है, उस जापान देश के जो क्योटो वहां पर शहर है, उस क्योटो शहर में, वहां पर जो क्योटो एक शहर का नाम है, उस शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में एक सम्मेलन हुआ और उसमें जो है उस सम्मेलन को नाम दिया क्योटो प्रोटोकॉल। कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था, एक्चुअल में ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, यह CO2 के उत्सर्जन, जो बहुत अधिक मात्रा में CO2 का उत्सर्जन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप वैश्विक भूमंडलीय ऊष्मायन में वृद्धि हो रही है, तो उसको कम करने का एक प्रयास किया गया। लगभग 200 देश इसमें सम्मिलित थे, हालांकि सभी ने इसका पक्ष तो नहीं लिया, लेकिन फिर भी 200 देश इसमें भाग लेते और उन्होंने जो है CO2 के उत्सर्जन को कम करने का एक रूपरेखा बनाया। लेकिन वहां पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों ने इसमें संशोधन करके उसमें जो है अपवाद भी है उनका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने उस क्योटो जो प्रोटोकॉल है उसमें इस प्रकार संशोधन किया कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में उत्सर्जन की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो CO2 का उत्सर्जन है
वो बढ़ रहा है, और ये जो CO2 का उत्सर्जन है वो एक्चुअल में हम लोग के जो अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप CO2 का उत्सर्जन बढ़ता है। CO2 उत्सर्जित कहां से होती है? अगर CO2 केवल प्लांट से उत्सर्जित हो तो बहुत ज्यादा, जो CO2 केवल ह्यूमन के द्वारा उत्सर्जित हो रिस्पायरेशन के द्वारा, तो बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं है, क्योंकि उतनी मात्रा में प्लांट्स है और प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये लगातार जो ये यंत्रों के माध्यम से, वैद्युत संयंत्रों के माध्यम से, यातायात जो वाहन चलित जो वाहन है उसके माध्यम से, या विभिन्न प्रकार के जो फैक्ट्रियां हैं, मशीन है, उनके माध्यम से लगातार जो CO2 का उत्सर्जन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में भयावह होता जा रहा है, तो घातक परिणाम दे रहा है CO2 का उत्सर्जन। तो ये हमारी कहीं ना कहीं CO2 के जो उत्सर्जन कर रहे हैं उसकी मात्रा को यदि कम नहीं करते हैं तो ये जो गर्मी बढ़ रही है दिन ब दिन, ये गर्मी और भी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि अभी ग्रीन हाउस गैस में हमें पढ़ा था ग्रीन हाउस प्रभाव में होता क्या है कि एक लेयर बन जाता है CO2 का, जो कि शुष्क वर्ग कहते हैं। वायु जो सूर्य की प्रकाश की किरणें वो अंदर तो आने देती है लेकिन वापस जाने से रोकती है, तो ऊष्मा का मान धीरे धीरे इस पृथ्वी के जो टेम्परेचर, पृथ्वी है, ट्रोपोस्फीयर है, स्थल मंडल है, इस पर बढ़ता है, और यही जो है भूमंडलीय ऊष्मायन या वैश्विक ऊष्मायन का कारण बनती है। तो CO2 के उत्सर्जन को कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, और इसको कम करने के लिए हमें सबसे पहले जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग समुचित रूप में और बहुत ही विवेकपूर्ण रूप में करना होगा। तो ये चीज था यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अब बात करते हैं, इसी में आते हैं अगले टॉपिक पर, जैवमंडल। अगला टॉपिक है जैवमंडल। जैवमंडल, देखिए जो जैवमंडल है, जैवमंडल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है जलमंडल, दूसरा है स्थलमंडल, और तीसरा है वायुमंडल। तो इस तरह से 3 भाग में बांटा गया जैवमंडल को। जैवमंडल कहते किससे, इस बात की हम लोग बात करते हैं। जैवमंडल वह क्षेत्र है जहां पर जीव निवास करते हैं। जैव मतलब होता है जीव, वह स्थान या वह क्षेत्र जहां जीव पाए जाते हैं, जैवमंडल कहलाते हैं। तो जैवमंडल समझना जीवन का मंडल, जहां पर जीव उपस्थित होता है उसे हम लोग जैवमंडल के नाम से जानते हैं। जैवमंडल को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। पहला है जलमंडल, दूसरा स्थलमंडल और तीसरा है वायुमंडल। पहले बात करते हैं जलमंडल की। देखिए जलमंडल की अगर बात करें तो पूरा जो हमारा जैवमंडल में जो स्थलमंडल और जैवमंडल है, क्योंकि वायुमंडल के ऊपर की बात है, स्थलमंडल और जैवमंडल की अगर बात करें तो जलमंडल जो होता है पूरे इस जो है भाग का लगभग 3/4 भाग जो होता है वो जल है। 3/4 भाग जल होता है। अब इसमें समुद्र, सागर, झील, नदियां, तालाब, पोखरे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जहां पर भी जल उपस्थित होता है, तो उसको हम लोग जलमंडल के नाम से जानते हैं। तथा इसमें रहने वाले जो जीव होते हैं उनको हम लोग जो है जलीय जीव जंतु के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो जलमंडल है यानी वह क्षेत्र जहां पर जो पूरी तरह से जल से घिरा हुआ है, यानी जैवमंडल का वह भाग जहां पर जहां का जो क्षेत्र है वो जल से घिरा हुआ है, उस क्षेत्र को हम लोग जलमंडल के नाम से जानते हैं। जलमंडल के अंतर्गत समुद्र, सागर, पोखरे, तालाब, झील, विभिन्न प्रकार के जो जलीय संसाधन है वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जलमंडल के ही द्वारा जो भी वहां से जो मृदा जल होता है उस मृदा जल का उपयोग करके जो पौधे होते हैं अपना पोषण करते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं, दूसरों के लिए भोजन बनाते हैं। इसके अलावा जल जो होता है सभी जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक एक घटक के रूप में भी कार्य करता है।
तो यहाँ पर जो जलमंडल है, उस जलमंडल में जो जल होता है बहुत ही आवश्यक घटक है। इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि जो जल है उस जल की भी लगातार दोहन हो रहा है। क्योंकि आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, किस प्रकार हम उसके प्राकृतिक संसाधनों के हो रहे दुरुपयोग को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जलमंडल, जिसमें अगर हम बात करें स्थलमंडल और जलमंडल की, तो उसमें 3/4 भाग जल होता है, बाकी शेष स्थलमंडल की श्रेणी में आता है। जलमंडल में जलीय जीव जंतु जहां पर जल उपस्थित होता है उस क्षेत्र को हम लोग जलमंडल के नाम से आते हैं। जल सबसे आवश्यक घटक होता है, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जंतु हो, किसी भी प्रकार के जो जीव है सभी के लिए कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल एक आवश्यक घटक होता है। दूसरा होता है स्थलमंडल। स्थलमंडल में कौन कौन आते हैं? जैसे स्थलमंडल में जो मृदा हो गया, यानी कि मृदीय जो यहाँ पर है, भूमि जिसको कह सकते हो, वो होते हैं। रेतीली, जो रेतीली क्षेत्र है, रेतीली क्षेत्र वो भी इसमें आते हैं। पर्वत श्रृंखलाएं भी इसी में आ जाती हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है, जो विभिन्न प्रकार के हमें स्थल दिखाई पड़ रहे, चाहे वो उर्वर वाले हो, उर्वर अर्थात उर्वरक, जहां पर उर्वर का अर्थात होता है फर्टाइल, जहां पर जो है अनाज को उगाया जाता है। तो चाहे वो जो भी स्थान जहां पर हम लोग निवास कर रहे हैं, चाहे वो रेतीली भूमि हो, रेगिस्तान हो, या जहां पर पर्वत श्रृंखला है, अर्थात कह सकते हैं जहां पर जल उपस्थित ना हो, मतलब ऊपर जल का मतलब तालाब पोखरा ना हो, तो उस भाग को छोड़ करके जो भाग बचता उसको कहते हैं स्थलमंडल। मात्र 25% है, बाकी 3.4% जहां पर निकल गया या उससे भी ज्यादा, बाकी जो शेष बचता है वो स्थलमंडल की श्रेणी में आता है। देखिए मृदा जो होता है, इस मृदा का निर्माण कहीं ना कहीं रेतीली जो मृदा होती है उसके द्वारा होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो पर्वत श्रृंखलाएं जब विघटित होती है, पर्वत श्रृंखलाएं जब विघटन होता है इनका, तो इस विघटन के फलस्वरूप वहां पर रेत का निर्माण होता है और यही रेत आगे चल करके मृदा का निर्माण करती है। इसके अलावा कहीं कहीं पर जब मृदा जो है आपस में लगातार संघनित होने लगती है, तो संघनित हो करके वो पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। जैसे कि हमारे देश में हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, देखते हैं कि बहुत ऊंचा ऊंचा है। इसके अलावा भी बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं जो बहुत ही ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं के रूप में है। तो कहीं ना कहीं वो मृदा का ही एक भाग है, चट्टानों का एक भाग है, जो कहीं ना कहीं संघनित हो करके एक चट्टान के रूप में जुड़ करके और पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ये जो था स्थलमंडल। स्थलमंडल पर जो रहने वाले जीव होते हैं उनको हम लोग स्थलीय जीव के नाम से जानते हैं, यानी इस पर जो रहते हैं जीव उनको हम लोग स्थलीय जीव के नाम से जानते हैं। स्थलीय जीव जिसके अंतर्गत हम लोग जाते हैं, अर्थात मानव भी आता है। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल अगर हम लोग बात करें तो समुद्र तल से 360 किलोमीटर, बहुत ध्यान से समझेंगे, ऐसा नहीं कि वहां पर जीव पाया जा रहा है, ध्यान रखिए। वायुमंडल की जब हम लोग बात करें तो समुद्र तल से लगभग 360 किलोमीटर जो ऊंचाई तक फैला है, और गहराई की बात करें तो लगभग 160 किलोमीटर गहरा तक फैला है। लेकिन अगर हम बात करें रहने की, जो वहां पर निवास कर रहा है जीव, तो जो जीव निवास करता है, इस जीव में अगर हम लोग बात करें तो वायुमंडल से केवल 6 किलोमीटर की ऊंचाई का, यानी जो स्थलमंडल है, इस स्थलमंडल से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक के जो भाग होते हैं वहां पर ही केवल जीव उपस्थित होते। तो कहां पर पाते हैं? केवल 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है की ऊंचाई तक जीव उपस्थित होते हैं। तो ये वायुमंडल अर्थात जैसे जिसमें उड़ने वाले जीव आते हैं, या इसी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के वायुमंडलीय गैस भी आता है। इसी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जो वायुमंडलीय गैस है, वायुमंडलीय गैस जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, जलवाष्प हो गया। तो ये जो विभिन्न प्रकार के गैस पाए जाते हैं, वो गैस जो है इसी वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। कहां तक होते हैं? स्थलमंडल से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैले होते हैं। जहां तक
6 किलोमीटर की ऊंचाई तक जीव पाए जाते हैं और वहां पर सबसे अधिक मात्रा में गैस होती है। हालांकि उसके ऊपर भी होती है, लेकिन वह गैस जीवों के लिए किसी कार्य का नहीं, क्योंकि वहां पर जीव नहीं पाए जाते। तो ये वायुमंडल है, गैस भी इसी वायुमंडल के श्रेणी में पाई जाती है। तो ये हमारा जलमंडल था। जलमंडल में क्या है? जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल यहां पर होता है। अभी हम लोग बात करते हैं वायुमंडल, चूंकि जीवमंडल की बात कर रहे हैं, तो जैवमंडल में पारिस्थितिक संकट की हम लोग बात करते हैं। कौन कौन के से पारिस्थितिक संकट यहां पर उत्पन्न होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। अगला टॉपिक है जैवमंडल में पारिस्थितिक संकट। देखिए, जैवमंडल में पारिस्थितिक संकट, पारिस्थितिक इसके पहले पढ़ा भी चुके हैं। पारिस्थितिक अर्थात जो चारों ओर स्थित है, जो चारों ओर पर मतलब चारों ओर, जो चारों ओर स्थित है। चारों ओर क्या स्थित है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट स्थित है। बायोटिक यानी जैविक और अजैविक घटक पाए जा रहे हैं हमारे इस चारों ओर, जिसको मिलकर के पारिस्थितिक का निर्माण कर रहे हैं। तो उस पारिस्थितिक संकट कैसे उत्पन्न हो रहा है? अगर लगातार हम जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते जाएं, अर्थात कह सकते हैं जो प्राकृतिक संसाधन उसका उपयोग अविवेक पूर्ण रूप से कर रहे हैं, तो कौन कौन से संकट हमारे सामने या जो पारिस्थितिक है उस पारिस्थितिक जीवों के सामने कौन कौन से संकट प्रकट होंगे? तो इस चीज में यहां पर देखिए, सबसे पहले जैवमंडल में पारिस्थितिक संकट। देखिए, जैवमंडल में पारिस्थितिक संकट में बहुत सारे इसमें आते हैं। जैसे जैवमंडल में अगर बात करें तो हमारे जैवमंडल में जल भी आता है, मृदा भी आते हैं, खनिज लवण भी आता है, पौधे भी आते हैं, वन्य जीव आते हैं, सूक्ष्म जीव भी आते हैं। इसके अलावा कुछ जो मानव आबादी बढ़ रही है, ये भी कहीं ना कहीं पारिस्थितिक संकट उत्पन्न कर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसका पहला पॉइंट जल। मैंने कहा था जल के बारे में बात करें। जल क्या है? एक आवश्यक घटक, एक आवश्यक घटक, आवश्यक घटक है। अगर हम यहां पर बात करें कि जो जल है, क्या जल निरंतर प्राप्त होता रहेगा जिस तरह से खर्च कर रहे हैं? तो हमारे दिमाग में कैंसर आता है, उत्तर आता है कि नहीं, क्योंकि जल की मात्रा तो सीमित है और उसका दोहन जो हो रहा है वो असीमित रूप में हो रहा है। जैसे पहले अगर बात करें कि केवल पौधे और जंतु ही इसका उपयोग करते हैं, तो उस समय तक तो ठीक है, लेकिन आजकल जैसे विभिन्न प्रकार के संयंत्र हो गए, फैक्ट्रियां हो गए, तापगृह हो गए, विभिन्न प्रकार के स्वचालित वाहनों में भी जल का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो जल है उस जल का उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्रों में होने लगा, और इस औद्योगिक क्षेत्रों में होने के कारण जो जल है वो जल कहीं ना कहीं दूषित होने लगा है, और ऐसा जल हो गया जो जीवों के लिए पीने योग्य नहीं रह जाता है, प्रदूषित जल हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर प्रदूषित जल है तो कहीं ना कहीं जिसे मान लेते हैं कि किसी तालाब का जल दूषित है, हो सकता है उसमें रहने वाली मछलियों में कुछ विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो। अब उसको जब भक्षण कर रहे हैं उसमें भी रोक जाएगा। तो इस तरह से एक चक्र जो चलता है, इकोसिस्टम जो चलता है, खाद्य श्रृंखला चलती है, उस खाद्य श्रृंखला में कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। अगर खाद्य श्रृंखला में किसी एक कड़ी को हटा दिया जाए तो पूरी की पूरी पारितंत्र ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि सभी एक दूसरे पर निर्भर है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि लगातार जो जल का अविवेक पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं, इसके कारण लगातार जल की खपत हो रही है, जल की कमी हो रही है। यह जल हो सकता भविष्य में एक यहाँ पर जल युद्ध वहां पर होना पड़े, जल के लिए यहाँ पर युद्ध जो है सभी देशों में हो जाए। तो ये पहला, तो ये कहीं ना कहीं अगर जल की कमी होगी तो हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पारिस्थितिक तंत्र में, इकोलॉजी में या इकोसिस्टम में, उस इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं जो है कमियां उत्पन्न होंगी और इकोसिस्टम कहीं ना कहीं जो प्रभावित इससे होगा। तो ये यहां पर पहला जल।
दूसरी बात करते हैं मृदा की। मृदा की बात करें, भाई भोजन कहां से प्राप्त होता है? अगर हम बात करें उत्पादक कौन है? उत्पादक पौधे। पौधे ऐसे तो नहीं चाहे जहां उग जाएंगे, जो उर्वरा भूमि है, उर्वरा मृदा है, वहीं पर उग सकते हैं। तो उर्वरा मृदा में ही पौधे जो है वृद्धि करते हैं। तो मृदा क्या है? पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, हालांकि यहां पर यह आप नहीं कह सकते हैं कि पौधे मृदा को ग्रहण करते, बिल्कुल नहीं, पौधे मृदा को ग्रहण नहीं करता है, लेकिन पौधे मृदा में उपस्थित जो जल है, मृदा में उपस्थित जो खनिज लवण है, नितत्व है, आयनिक रूप में है, उसका अवशोषण मृदा के द्वारा करता है। लेकिन सपोज करिए कि जिस तरह से निरंतर जो है जनसंख्या बढ़ रही है, निरंतर जो है शहरीकरण होता जा रहा है, गांव में भी शहरीकरण हो रहा है, गांव के जो खेत हैं वो खेत में मकान बनना शुरू हो रहे हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब मृदा की कमी होगी, मृदा अर्थात खेतों की कमी होगी, तो फसलों की पैदावार घटेगी, और फसलों की पैदावार घटेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वहां पर जो है जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम को भी प्रभावित होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अब उत्पादक की संख्या कम है, उपभोक्ता की संख्या अधिक है। तो उस समय में, उस कंडीशन में उपभोक्ता का ही भक्षण करना प्रारंभ कर देंगे, जैसा कि अभी भी होता है। मांसाहारी जो जीव होते हैं, मांसाहारी भी जीवन यापन जो लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं भी आगे उत्पन्न होने वाली है, जो हमारे पारितंत्र को संकट उत्पन्न करेगा, पारितंत्र के लिए बहुत ही भयावह रूप हो सकता है। तो मृदा होता है। तीसरा है खनिज लवण। खनिज लवण, देखिए जो खनिज लवण की बात करें तो खनिज लवण का उपयोग आजकल औद्योगिक स्तर पर होने लगा है। तो औद्योगिक स्तर पर जब लगातार खनिज लवणों का दोहन होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं वो मृदा में जो खनिज लवण की मात्रा उपस्थित थी, जैसे वो उसमें आयरन की मात्रा हो सकती है, फास्फोरस की मात्रा हो सकती है, तो ये मात्रा कहीं ना कहीं वहां पर कमी होगी, और कमी होने के कारण जो पौधे जो है, उस पौधों की पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण न प्राप्त होने की दशा में उनकी वृद्धि रुक जाएगी, और हो सकता है कि वो जो है वृद्धि न कर पाए और उनकी मृत्यु हो जाए। तो मृत्यु होगी तो कहीं ना कहीं पूरा फिर से वही उत्पादकों की संख्या में कमी होगी। तो खनिज लवण भी एक आवश्यक घटक होता है। अगर इसमें भी कमी होती है तो पारितंत्र में यानी इकोसिस्टम में संकट उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। चौथा है पौधे। पौधे पौधे जिसे हम उत्पादक भी कहते हैं, उत्पादक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी समय भोजन प्राप्त होता है। तो जो पौधे की अगर हम बात करें, तो पौधों में अगर मान लीजिए जिस तरह से लगातार शहरीकरण की प्रक्रिया हो रही है, लगातार पौधों को काटा जा रहा है, पौधे जो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो हमारे इस वायुमंडल को शुद्ध भी करते हैं। ठीक है, जो पौधे क्या करते हैं, एक तो भोजन प्रदान करते, उत्पादक की भूमिका निभाते, दूसरा वायुमंडल को शुद्ध करने का काम भी पौधों के द्वारा होता है। जो हम रिस्पायरेशन के थ्रू CO2 को मुक्त करते हैं, CO2 को ये उपयोग करके भोजन बनाने का काम करता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे इस वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करता है। लेकिन लगातार इसकी कटाई होने लगे, पौधों की निरंतर कटाई होने लगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो पारितंत्र, उस पारितंत्र में भयावह स्थिति आएगी। हो सकता है निरंतर पौधे की कटाई होने से पौधे समाप्त हो जाए, और जैसे पौधे समाप्त होंगे, एक तो भोजन मिलना बंद हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा कारक हमारा जो वायुमंडल है, ये एकदम पूरी तरह दूषित हो जाएगा, और कोई भी जीव एक सेकंड के लिए भी नहीं जीवित रह सकता है। ध्यान रखिए, अगर समस्त इस पृथ्वी से समस्त पौधों को हटा दिया जाए तो कोई भी जीव एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, भोजन नहीं रहेगा, किसी प्रकार के जो वायुमंडलीय दूषित गैस है उसका शुद्धिकरण नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं यह पारितंत्र को नष्ट करेगा। और अगर पारितंत्र नष्ट हुआ तो समस्त जीव प्रभावित होंगे, समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे। पौधे। पांचवा है वन्य जीव। वन्य जीव, अब वन्य जीव किस प्रकार से पारितंत्र को, जैसे मान लेते हैं शेर, अगर किसी जंगल में केवल हिरण को रखा जाए, शाकाहारी जंतुओं को रखा जाए,
शेर न रखा जाए, मतलब कोई मांसाहारी जीव उस जंगल में ना रहे। तो शाकाहारी जीव क्या करेगा, हिरन लगातार उत्पादकों का भक्षण करेगा और अपनी पैदावार बढ़ाएगा, जनसंख्या बढ़ाएगा, क्योंकि उसको मारकर खाने वाला तो कोई है नहीं, वो प्राकृतिक रूप से तब मरेगा। उसको मारकर उसका भक्षण करने वाला कोई नहीं, तो उसकी जनसंख्या बढ़ेगी। तो उस क्षेत्र में जहां पर केवल उस जंगल में जहां पर केवल हिरण को रखा गया है, उस हिरण की पैदावार बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उत्पादक को उसके प्रभावित होंगे, और यदि उत्पादक प्रभावित होगा तो हो सकता है फिर भूखों मरने का वहां पर उनके पास एक ही चारा होगा, भूखों मर जाएंगे। तो इस तरह से जो वन्य जीव है उनको भी देखभाल करना आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जो विलुप्त हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका संरक्षण करना अति आवश्यक हो जाता है। तो ये यहाँ पर वन्य जीव की बात करते हैं। छठा है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, देखिए सूक्ष्म जीव हानिकारक है तो लाभदायक भी। दूध से दही बनाने में जीवाणु का उपयोग होता है, सिरका बनाने में जीवाणु का उपयोग होता है, अल्कोहल बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। तो कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म जीव है वो सूक्ष्म जीव हमारे लिए दैनिक जीवन में भी उपयोगी है, कुछ इसमें से हानिकारक भी हो सकता है। सूक्ष्म जीव जैसे मान लेते कोई भी जीव मर गया, कोई जीव मर गया तो धीरे धीरे क्या करता है, उसके जो जटिल अणु है, जटिल अणुओं को सब अणुओं में तोड़ तोड़ करके उसका अपघटन कर देता है, इस तरह से वो समाप्त हो जाता है। लगातार जो मृदा की उर्वरा शक्ति, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए सूक्ष्म जीव का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरम जीवाणु उसका उपयोग होता है। तो कहीं ना कहीं जो जीव है वो जीव सूक्ष्म जीव वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर इसको इस वायुमंडल से या इस पारितंत्र से हटा दिया जाए तो निश्चित रूप से अपघटन की प्रक्रिया रुक जाएगी। जो लाश या जो मृत जीव है वो मृत जीव का शरीर में अपघटन नहीं होगा, वो सड़ेगा गलेगा नहीं, मृदा की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। नाइट्रोजन जो मृदा में, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल में बहुत ज्यादा 79% है, 78.63% इसको कह सकते हैं। लेकिन क्या पौधे उसको प्राप्त करते हैं? पौधे केवल 0.5% नाइट्रोजन उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। तो वो नाइट्रेट में कौन परिवर्तन करता है? सूक्ष्म जीव करता है। तो सूक्ष्म जीव अगर समाप्त हो जाए तो पारितंत्र कहीं ना कहीं भयावह होगा, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, पौधे मृत हो जाएंगे, उत्पादक की मृत्यु तो उपभोक्ता की मृत्यु हुई, और इस तरह से पूरा जो संसार है वो संसार कहीं ना कहीं आप जो है इसी पापने जो द्वारा बनाए गए संकट उसी के थ्रू जो है स्वयं उसको जो है नष्ट कर लेगा। छठा है, सातवां यहां पर हम बात करें, सातवां मानव जनसंख्या या मानव आबादी। लास्ट पॉइंट देखिए, मानव आबादी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा कारण, सबसे भयावह स्थिति, और सबसे कह सकते हैं जो इस पर्यावरण को नष्ट करने वाला है, पर्यावरण को समाप्त करने वाला है, पर्यावरण का शत्रु है, वो है मानव। इसीलिए जो अगर हम बात करें इसके मानव के बारे में, तो मानव जो है इसकी लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो समस्त जीवों को प्रभावित कर रहा है। इसलिए कहा गया है कि जो मानव है वो मानव पर्यावरण का सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि मानव अपनी आबादी निरंतर बढ़ा रहा। अब आबादी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से शहरीकरण होगा, शहरीकरण होगा तो निश्चित रूप से मृदा प्रभावित होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, जल प्रभावित होगा, जनसंख्या बढ़ेगा, पौधे की उत्पादकता, क्योंकि वहां पर वो तो जहां पर पौधे उत्पन्न हो रहे हैं उसको नष्ट करके वहां पर मकान बनवा रहा है। वन्य जीव जंगल काटेगा तो वन्य जीव नष्ट होंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है जो मानव आबादी निरंतर जो जनसंख्या बढ़ रही है वो हमारे इस वातावरण, हमारे इस पारितंत्र के लिए अत्यंत घातक हो सकता है, और यह अधिक घातक या अधिक संकट उत्पन्न कर सकता है। तो ये यहाँ पर जो था जीवमंडल में पारिस्थितिक संकट, तो इसने अगर किसी प्रकार कोई इसमें परिवर्तन होता है तो वो हमारे जैवमंडल के लिए एक कहीं ना कहीं संकट या भयावह रूप उत्पन्न कर सकता है। तो ये आज का जो टॉपिक था उसमें आप लोग पढ़े जीवमंडल, और जीवमंडल के पारिस्थितिक संकट के बारे में भी आज हम लोग पढ़ चुके। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अध्याय में कुछ नए टॉपिक के साथ में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को, और लाइक दे करके उसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।